नमस्कार। असुविधा के लिए खेद है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जी जी। मैंने पीपीटी मैं शेयर कर रहा हूं सेल्फ कल्चर पर। जी जी। प्रोफेसर आई के टेमनी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुए, उनकी ये वंडरफुल बुक है। बहुत अच्छी बुक लगी मुझे। इस बुक में 3 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन थ्योरी से है और उसमें कुछ प्रिंसिपल उन्होंने दिए हैं। उन प्रिंसिपल्स को मैंने स्लाइड्स के माध्यम से मैं दिखाना चाह रहा हूं। एंड सेल्फ कल्चर इन द लाइट ऑफ एंसेंट विजडम। ये बुक पहले सेल्फ कल्चर इन द लाइट ऑफ अकल्टिज्म आई हुई थी। एंसेंट विजडम को डिफाइन किया जाता है मदर ऑफ ऑल रिलीजन, फिलॉसफी, आर्ट, स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस। जो सभी रिलीजन में जो एसेंस है, सभी फिलॉसफी का जो बेस है, वो एंसेंट विजडम है। इसके अलावा एंसेंट विजडम में हमारे जो सेप्टेनरी नेचर है उसके रिगार्डिंग बात होती है। हम 7 प्रिंसिपल्स एंड 7 बॉडीज के बारे में सुनते हैं और इसमें भी खासकर एस्ट्रल एंड मेंटल, उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके व्यू में सेल्फ कल्चर की बात है। नाउ दिस सेल्फ कल्चर इज इंटरेस्टिंग टर्म, somewhat related to self discovery, self discipline, self realization. डिसिप्लिन अपने में अनुशासन लाना एंड सेल्फ कल्चर अपने में परिष्कार करना। व्हाट टू लीव एंड व्हाट टू कैरी ऑन। अपने अपने सेप्टेनरी नेचर, प्रेडोमिनेटली एस्ट्रल एंड मेंटल में हमें किस तरह से डिसिप्लिन लाने की जरूरत है ऑन द प्रोसेस ऑफ self discovery and self realization in the light of ancient wisdom। ये हम सभी का इंडिवर है सेल्फ रिलाइजेशन। तो उस प्रोसेस में ये हेल्प करता है। जो एक ये कॉमन ब्लंडर है सोसाइटी में भी दिख जाता है, ये एज्यूम करना कि ये लाइफ ही सिर्फ एकमात्र लाइफ है। और ये इग्नोरेंस, अविद्या की वजह से आता है। और जब हम सिर्फ इस लाइफ टाइम को ही सिंगल लाइफ टाइम मानते हैं तो फिर हमारा शॉर्ट टर्म प्रायोरिटी और सेंसरी प्लेजर प्रायोरिटी बन जाती है, हंगर फॉर पावर। इंस्टेड ऑफ दैट, जो बेसिक जो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है वो इटर्निटी है। हमारी जो जर्नी है वो लंबे समय से चल रही है और लंबे समय तक चलते रहेगी। तो हम अपने जीवन में जो डिसीजन है, जो चॉइस है, अगर हम अपने इस इटर्निटी के अंडरस्टैंडिंग से, अपने लॉन्ग लॉन्ग पास्ट के अंडरस्टैंडिंग से और लॉन्ग लॉन्ग फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से अगर किया जाए तो फिर वो एंसेंट विजडम के अनुसार सेल्फ कल्चर के लिए अच्छा है और सेल्फ रिलाइजेशन के पाथ पर वो हमें ले जाएगा। और जो प्रिंसिपल जिसका बेसिस बनता है वो ये जो देखने वाली दुनिया जो है, विजिबल वर्ल्ड इज रूटेड on the unmanifested absolute reality
also known as पर ब्रह्म। अगर हम सिर्फ जो अविद्या में के वजह से जो हमारे जीवन में हमारी प्रायोरिटी मैटर हो जाती है, मैटर का बेसिस कॉन्शसनेस पर ब्रह्म है। और फिर आगे यह भी बात है कि ये कॉन्शसनेस और मैटर ये दो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। कोई अपने आप को मेटलिस्टिक, किसी को मेटलिस्टिक कह देना और कोई स्पिरिचुअल होना, वो सब एक ही है। तो इसको एकत्व या अद्वैत भी कहते हैं। 7 प्रिंसिपल हमारा जो सेप्टेनरी नेचर है, स्थूल शरीर, लिंग शरीर यानी कि एस्ट्रल बॉडी, जिसमें हमारे डिजायर, जिसमें इथिक डबल, प्राणा, लाइफ फोर्स, लाइफ एनर्जी, वाइटलिटी, कामा, डिजायर एंड पैशन, फिर मनस में लोअर एंड हायर। लोअर मनस जिसको हम पर्सनालिटी बोलते हैं, हमारे थॉट पैटर्न, बिलीफ पैटर्न से जो बनता है। एंड हायर मनस, हायर ईगो, जो हमारे फिजिकल इंकारनेशन का कारण होता है। बुद्धि, स्पिरिचुअल सोल, और आत्मा, हायर सेल्फ। आत्मा और बुद्धि को मोनाड कहते हैं। ज्यादातर हमारा फोकस लोअर व्हीकल पे ही होता है। सिर्फ लोअर पे फोकस ना होकर हम कंप्लीट पर फोकस हो तो ये सेल्फ कल्चर के लिए यूजफुल है, विवेकशील है। साथ ही यह बात आती है कि मैन हिमसेल्फ इज डिस्पेंसर ऑफ हिज हैप्पीनेस एज वेल एज हिज सॉरो। हमारे जीवन में हम जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, उसके जो कारण हैं वो हमारे अपने ही विचार, हमारे अपने ही डिजायर, हमारे अपने ही थॉट हैं। अगर हम इन बातों को समझें तो जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आता है और यह सेल्फ डिसिप्लिन के लिए फेवरेबल है। अन्यथा हम अपने परिस्थिति के लिए दूसरे को जिम्मेदार बनाते हैं और फिर ब्लेम गेम और शिकायत और दूसरी चीजें होती हैं। मैं हॉलिस्टिक हेल्थ का प्रैक्टिशनर हूं, तो इसको मैं हेल्थ से भी जोड़ना पसंद करूंगा कि योर हेल्थ इज योर क्रिएशन। आपकी जो भी स्वास्थ्य है या आपकी जो भी बीमारी है, ये आपकी वजह से ही आती है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव गहरा हो तो स्वस्थ होना अधिक आसान बन सकता है। सेप्टेनरी नेचर के प्रति हमें कॉन्शियस होने की जरूरत है। खासकर हमारा जो इथरिक डबल और एस्ट्रल डिजायर एंड पैशन है, उसके प्रति हमारे भीतर जो विचार उठ रहे हैं, इन विचारों का रूट क्या है, वातावरण में किन स्टिमुलस से, आर्टिफिशियल स्टिमुलस से ये प्रभावित हो रहे हैं, और
जो जो मैं करूं उसका क्या क्या इफेक्ट होता है। ये जो लाइफ है, अगर ये सिंगल लाइफ नहीं है, ये तो हम तो लॉन्ग लॉन्ग जर्नी से गुजरते हुए यहाँ तक आए हैं। ये जो लाइफ है वो स्लोली और ग्रेजुअली इवॉल्व होती है। हम भी एक लंबी जर्नी से यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे भी जर्नी जारी है। स्लो एंड ग्रेजुअल अनफोल्डमेंट ऑफ लाइफ इज हैपनिंग, इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ प्रोसेस है धरती पर, ये रेगुलेटेड और सुपरवाइज्ड होता है बाय अकल्ट हायरार्की। उन ग्रेट सोल्स के द्वारा, हमारे एल्डर ब्रदर्स जो अपने अपने आप को कल्चर करके उस अवस्था तक पहुंच गए जहां पर इसको ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड भी कहा जाता है। इनफैक्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वह भी ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड में दो हमारे एल्डर ब्रदर, दो महात्मा के द्वारा इसकी स्थापना हुई। लाइफ प्रोसेस इज नॉट रैंडम, देयर इज नो एक्सीडेंट, देयर इज नो मिसहैप। यह बात हमें समझने की जरूरत है। और जो डिवाइन प्लान है, डिवाइन प्रोसेस है, उसके लिए धीरे धीरे हमें सजग होने की जरूरत है। और जो प्रिंसिपल इसमें है, एवरी ह्यूमन, एवरी पर्सन इज ए डिवाइन सोल, इज ए डिवाइन इन नेचर। जो फंडामेंटल नेचर है, चाहे वो अंगुलीमाल या रत्नाकर जैसा सो कॉल्ड क्रिमिनल ही क्यों ना हो, लेकिन उनके भीतर भी डिविनिटी है। जग भले वो स्लो हो गई हो, फंडामेंटली एवरीवन इज डिवाइन। इस विश्वास के साथ ही अगर जीवन जिया जाए तो हम जो ब्लूमिंग ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस है वो हम हर एक ह्यूमन सोल को देख पाएंगे। और अगर हम इस इवोल्यूशन प्रोसेस में महात्मा के डिसाइपल, पुपिल बनकर रोल निभाना चाहते हैं तो वो भी सर्विस पॉसिबल है। इस इटर्नल जर्नी में कर्मा एंड रीइंकार्नेशन जैसे नेचुरल और स्पिरिचुअल लॉ होते हैं जो अपने रेस्पेक्टिव स्फीयर में काम करते हैं। इन नेचुरल और स्पिरिचुअल लॉ की अंडरस्टैंडिंग जितनी हमारे भीतर प्रिसाइज होती जाए, उतना सेल्फ कल्चर स्मूथ और फ्लॉलेस हो जाता है। तो कर्मा, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, फॉर एनी फिनोमेना देयर इज कॉज, इस बात के प्रति हम अवेयर होने की जरूरत है। और कर्मा क्रॉसेस वेरियस इनकारनेशन, सिर्फ ये एक जन्म की गाथा नहीं है, कई जन्मों की गाथा है। और कर्मों की बैलेंसिंग चलते रहती है थ्रू आउट मल्टीपल इनकारनेशन। जर्नी इज गोइंग ऑन।
सो अभी जारी है। सो कॉल्ड फिजिकल डेथ इज नॉट द एंड, इट इज ए कॉमा। रीइंकार्नेशन के माध्यम से हमारी जो लैटेंट क्वालिटीज है वह भी अनफोल्ड होती रहती है। एन नंबर ऑफ टाइम्स ए यंग चिल्ड्रन also possess advanced quality, some art और some skill। तो वो हिंट करते हैं कि प्रोबेबली उन्होंने प्रीवियस इनकारनेशन में उन टैलेंट को एक्वायर किया है। कर्मा एंड रीइंकारनेशन कंसेप्ट को हम समझें तो लाइफ में ब्लेम गेम बंद हो जाएगा। जब भी हम किसी को ब्लेम करते हैं तो फिर हम कर्मा को, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ रहे। माई लाइफ इज माई क्रिएशन, माई हैप्पीनेस इज ड्यू टू मी एज वेल एज माई सफरिंग इज ड्यू टू मी। तो कर्मा को समझते हुए हमें ब्लेम से बाहर आना है, और अगर ब्लेम बंद हो जाएगा तो हमारे जीवन में एंगर भी चला जाएगा। यह सब जो अकल्ट हायरार्की का से रिलेटेड, यह सब जो डिवाइन प्लान है, डिवाइन विस्डम है, इट इज वेरी सैक्रेड विस्डम। और इसका सिर्फ सुपरफिशियल पार्ट ही आउटर कोर्ट में, ऐसा टर्म है आउटर कोर्ट में रह के जाना जा सकता है। ए पुपिल, ए लर्नर, ए पर्सन undergoes long probation to check कि साधक के जीवन में सेल्फिशनेस, जो स्पिरिचुअल पावर है, जो एडवांस विजडम एंड टेक्नोलॉजी है, उसको सेल्फिश रीजन के लिए वो यूज ना करे, वो सबके वेलफेयर के लिए हो। तो वो क्वालिटी डेवलप करने के लिए, चेक करने के लिए एक लंबी प्रोबेशन से गुजरते हैं। और इसको व्हाइट और ब्लैक के रूप में भी डिफाइन किया गया है। जब तक सेल्फिशनेस का अंश मात्र भी हो, जहां पर उसके ब्लैक यूज की पॉसिबिलिटी है, तब तक वो मुख्य चीज नहीं खुलती। और इसको इनिशिएशन के रूप में डिफाइन किया गया है। इफ वन इज इम्यून टू करप्शन, फिर सेकंड विजडम स्टार्ट फोल्डिंग विद इन। विजडम में यह भी बात है कि यह कोई बाहर नहीं है, यह हमारे ही इंटरनली, हमारा जो सेप्टेनरी नेचर है उसमें, उसके अवेयरनेस से उसमें ये विजडम खुलने लगते हैं। There is need of disciplined culture। ये कुछ बातें मैंने पढ़ी हैं, और ये यहाँ पर मैं चाहूँगा कि हमारे जो सीनियर ब्रदर और मेंबर्स जुड़े हैं इस टॉपिक को पर
ये टॉपिक मैंने ले तो लिया, लेकिन लेने के बाद मुझे लगा कि ये टॉपिक अधिक गहरा है। ये इस टॉपिक के साथ मैं उतना न्याय शायद नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर उपस्थित मैं एल्डर ब्रदर मेंबर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सेल्फ कल्चर पर बात शेयर करें।